नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं का मोर्चा खुला हुआ है और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दाखिल पुलिस भी अब हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। पुलिस दफ्तर के अंदर कर रही है मारपीट। तो अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस मारपीट कर रही है। तो कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं का मोर्चा खुला हुआ है। अब कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पुलिस जो है वो दाखिल हो गई है और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पुलिस दफ्तर के अंदर मारपीट कर रही है। तो जिस तरह से राहुल गांधी की पेशी को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है, उसको देखते हुए अब कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में अब अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है पुलिस पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस दफ्तर के अंदर घुसकर मारपीट कर रही है। तो राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं का मोर्चा भी खुला हुआ है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीरें दिल्ली पुलिस कैसे दफ्तर के अंदर एंटर कर रही है और ये तस्वीरें और कुछ नेताओं को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस निकली है। ऐसे में अब आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस दफ्तर के अंदर घुसकर मारपीट कर रही है। दिल्ली से तस्वीरें अब तक हम पहुंचा रहे हैं जहां राहुल गांधी की पेशी को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है और राहुल गांधी जिस तरह से ईडी आज तीसरे दिन लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, इसी को लेकर के अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस दफ्तर के अंदर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसकर मारपीट कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरह से आज ईडी तीसरे दिन लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और कांग्रेस सड़क पर उतरकर हो हंगामा मचा रही है, अब ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगा दिया है कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और लगातार जो है उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो दुरुपयोग कर रही है, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस हर स्तर पर जो है वो विरोध प्रदर्शन करती है। इसी कड़ी में दिल्ली के कार्यालय में जिस तरीके से कांग्रेस इकट्ठे हुए, तो वहां पर भी हालात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा वहां पर जो है वो पहुंचा गया और साथ ही साथ जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा, तो इस पूरे मामले में जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है वो एग्रेसिव नेचर जो है वो अपनाया गया, जिस वजह से जो है पुलिस को जो है वो सख्ती बरतनी पड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो आज तीसरा दिन है, अगर हम हेराल्ड केस की बात करें, तीसरे दिन की पूछताछ में राहुल गांधी से क्या कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आ पाती हैं। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल जो ईडी के सामने उनके बयान थे, तो उन बयानों और जो पूर्व में दिए गए बयान थे उनमें जो है समन्वय नहीं बैठा, जिस वजह से उन्हें कागजात साथ लेकर आने के लिए कहा गया। देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो है ये पूछताछ राहुल गांधी के साथ जो है वो जारी रहती है। तो दूसरी ओर जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कल पूरे समूचे देश के अंदर जो है कांग्रेस राजभवन और सभी जिला मुख्यालयों पर जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ईडी द्वारा ये पूछताछ जो है इसके क्या निर्णायक नतीजे जो है वो निकलकर सामने आते हैं। जी ठीक है रवि, आप लगातार ग्राउंड स्तर पर बने हुए हैं। जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, ऐसे में अगर पूछताछ चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग रहा है, इस तरह की बातें अगर निकल सामने आ रही है, अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तो ईडी के पूछताछ के बाद क्या लगातार राहुल गांधी भी अब पूछताछ से बौखला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के साथ पूछताछ सही है या फिर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितना सही है?
देखिए, अगर हम बात करें आम जन की, अगर बात की जाए तो आम जन का जो रवैया है वो मिला जुला रवैया है। आम जन का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जानबूझकर, और कुछ एक धड़ों का जो कहना है कि अगर यदि ईडी जो है वो इस मामले को लेकर पूछताछ करने के लिए राहुल गांधी को बुलाती है तो इसमें हर्ज क्या है। यदि कोई लीगल प्रोसेस जो है वो जारी है तो उस लीगल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने में, और यदि उनकी कोई गलती नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर उन्हें किसी भी बात का बिना किसी डर के जो है वो सामना करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो समूचे देश के अंदर, खास तौर पर दिल्ली में जिस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं, उससे साफ तौर पर कांग्रेस द्वारा जो है वो प्रेशराइज पॉलिटिक्स गेम्स खेली जा रही हैं, ताकि एक मैसेज जो है वो एक मैसेज समूचे देश के अंदर स्प्रेड किया जा सके कि मोदी सरकार जो है वो जितने भी लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। और साथ ही साथ वो अपने नेता को पक्ष को लेकर जो है वो हर स्तर पर जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे थे, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, रणदीप सुरजेवाला थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, तो तमाम बड़े नेता जो है वो वहां पे अपने स्तर पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन आम जन जो है वो दो धड़ों में जो बटा हुआ है, कुछ धड़े जो है वो सरकार के फेवर में है, ईडी के फेवर में है, तो कुछ जो है कांग्रेस के साथ है। जी ठीक है रवि चंदेल, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक है, वो जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, जो कांग्रेस के अंदर ये बौखलाहट देखने को मिल रही है सिर्फ पूछताछ के लिए, क्या पूछताछ करना ईडी का सही नहीं है? नहीं, देखिए, पूछताछ करना किसी भी एजेंसी का किसी भी व्यक्ति से कोई गलत नहीं है, परंतु क्या लोकतंत्र में उसके खिलाफ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना गुनाह है? क्या लोकतंत्र के अंदर पार्टी के सांसदों को उनकी पार्टी के दफ्तर में घुसने देना गुनाह है? क्या लोकतंत्र के अंदर पार्टी कार्यालय में जो बहन बेटियां बैठी हुई हैं, पार्टी कार्यालय के अंदर घुस के उनको जिस बर्बरता से लेके बाहर घसीटा जा रहा है, क्या वो ठीक है? क्या लोकतंत्र के अंदर केरला से राज्यसभा सांसद को, महिला को रोड पे घसीटते हुए लेके जाना ठीक है? क्या 10-10 सांसदों को थानों में रात के 12-12 बजे तक डिटेन रखना ठीक है? क्या आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हाउस अरेस्ट कर रखा है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके के लोगों के काम के लिए उनके घर से लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सांसद चंद कदमों की दूरी पे है। आप सांसद के अंदर नहीं जा सकते, आप इसको क्या कहेंगे? और छोड़िए साहब, कल रात को हम लोग खाना खा के टहलने के लिए निकले, हमें इंडिया गेट पे जाने नहीं दिया गया। हम उसके बाद इतना तो अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया, मुगलों ने अत्याचार नहीं किया, मंदिर तो तोड़े होंगे, परंतु कभी अंग्रेजों ने और मुगलों ने किसी भक्त को भगवान के भजन करने से नहीं रोका गया। मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, लाइव वीडियो है, हमें कल सुंदरकांड का पाठ नहीं करने दिया गया इंडिया गेट पे। क्या आप इसको लोकतंत्र में उचित मानते हैं? क्या ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है, बदले के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप भोजन मत करने दो, हमें भजन तो करने दो। आप भोजन भी नहीं करने दे रहे, भजन भी नहीं करने दे रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो राम राज्य। क्या राम राज्य में सुंदरकांड पढ़ना एक मुझ जैसे राम कथावाचक व्यक्ति के लिए, जो विधायक होने के साथ श्री राम प्रभु की कथा करता है, जिसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो कांग्रेस पार्टी का विधायक है, उसको आपने सुंदरकांड पढ़ने से रोक दिया, उसको अपने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया? नहीं, बात अभी नीरज शर्मा जी, बात राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसको लेकर के है। क्या बीजेपी बदले की वाकई में कार्रवाई कर रही है? आपका भी ऐसा मानना है? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं पुलिस घुसकर मारपीट कर रही है दफ्तर के अंदर, तो क्या ये बदले के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये तो भाई सब बदला नहीं, बदला सब छोटा है, और देश की जनता देख रही है, माफ नहीं करेगी इनको। और मैं एक बात अगर नीरज शर्मा जी सवाल देखिए, देश की जनता भी यही पूछ रही है, नीरज शर्मा जी, देश की जनता भी सवाल यही पूछ रही है कि क्या अगर किसी
शख्सियत का नाम सामने आता है। अब ऐसे में राहुल गांधी का नाम सामने आया है, ईडी पूछताछ कर रही है। अगर पूछताछ कर रही है तो पूछताछ में हर्ज क्या है? इसमें फिर सड़क पर उतरना, पूछताछ का विरोध करना, ये कितना सही है? अगर कोई जांच एजेंसी अपनी पूछताछ कर रही है, हर पहलू को जांच पर रख रही है, ऐसे में ये बौखलाहट, क्या ये बौखलाहट नहीं कहेंगे इसको कि आप सड़क पर उतर? पूछताछ चल रही, तमाम लोगों से होती है, पूछताछ चलने दीजिए। क्या सबके लिए ऐसे धरना प्रदर्शन करना ठीक है क्या? गलत तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए हमारे वर्कर, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हमने कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं करी है। वो लोकतंत्र में अधिकार है विपक्ष का। क्या विपक्ष को इसके अधिकार से भी वंचित करेंगे क्या? तो आपके अधिकारों को भी हनन किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ साहब, भोजन छोड़ो भजन नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, भोजन छोड़ो भजन नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, तो आगे पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है, नीरज शर्मा जी आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, वो भी बीजेपी से हैं, उनसे समझना चाहेंगे। शास्त्री जी, अभी अभी नीरज शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप उनको भोजन छोड़िए भजन तक नहीं करने दे रहे हैं और लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकें। तो क्या बीजेपी अब इस पे उतारू हो गई है कि अब किसी को भजन भी नहीं करने दिया जाएगा? यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजों के काल का और मुगलों के काल का भी जिक्र कर दिया कि उससे भी ज्यादा तानाशाही सरकार अभी हो गई। क्या कहेंगे आप? नीरज जी, जो फरीदाबाद से विधायक हैं, क्या वही होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नीरज जी, आपका स्वागत है। और आपको जहां भजन करने की आवश्यकता है, आपको कोई पाबंदी नहीं डालेगा। लेकिन भजन की आग में कल रात का मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस किस तरीके से हमें उठा के लेके गई है, लाइव वीडियो है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भजन करने की जगह या तो घरों में होती है या मंदिरों में होती है। नहीं साहब, ये जो में कहीं नहीं लिखा के बीच में भजन करने की प्रक्रिया जो चली है, शुरू की है, प्रभु का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं, लोकतंत्र के लिए कहीं भी ले सकते हैं। और प्रभु का नाम लेने के लिए प्रभु का नाम लेने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है। प्रभु का नाम आपका जहाँ मन करे आप ले सकते हैं। प्रभु का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। प्रभु के नाम, ठीक है, जवाब देने दीजिए नीरज शर्मा जी को, जवाब देने दीजिए। नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। वो जेल में भी लिया जा सकता है नीरज जी, वो जेल में भी लिया जा सकता है और खेत में भी लिया जा सकता है। वो भोजन करते समय भी लिया जा सकता है और वो दो लोगों की बातचीत के बीच भी लिया जा सकता है। इसके लिए कोई समय तय नहीं है। और आप यदि अपना कोई विशेष समय तय करते हैं कि मैं उसी समय भोजन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आपको उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि भारतीय परंपरा में दो समय ही भजन किया जाता है। संध्या काल कहते हैं उसको, आपकी जानकारी, संध्या यंती संध्या यंते प्रब्रह्म संध्या, संधि काल के अंदर ही संध्या होती है। प्रातः काल और रात्रि और प्रातः काल दिन, इसके बीच में जो संधि काल होता है वही भजन काल होता है। और एकांत में शांत चित्त में हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आप सबको पता है, यदि आपको भजन करते हुए आपके घर से उठाया है, भजन करते हुए आपके मंदिर से उठाया है, तो हम उस पर प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन यदि आप रोड को घेर कर भजन की बात करेंगे और भजन की बजाय आप अपने इष्ट देव, आराध्य देव राहुल गांधी की आरती उतारेंगे, तो न तो प्रशासन अनुमति देगा न ये देश अनुमति देगा। हनुमान जी का नाम रात को नहीं लेना चाहिए। क्या आप सहमत हैं कि हनुमान जी की अर्चना रात को नहीं करना चाहिए? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में क्यों लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप सुनिए, एक बार धैर्य रखिए नीरज जी, धैर्य रखिए, सुनिए एक बार, इनको बंद करें। मैं अपनी परिभाषा नहीं दे रहा, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं। ठीक है नीरज शर्मा जी और शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या बीजेपी वाकई में तानाशाही कर रही है? अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या ये बीजेपी की तानाशाही है? और आप सबको पता है कैसी बुरी ताकतें, दुष्टाकतें करना और तानाशाही करना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तानाशाही तो आपको याद करना पड़ेगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को, जब वो कहती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो थी तानाशाही।
रात के 12 बजे देश में इमरजेंसी लगी थी। देश के तमाम राजनीतिक दल के लोग अंडरग्राउंड हो गए थे और जेलों में ठोस दिया था। और न केवल जेलों में 2-2 साल तक रखा, बल्कि जितनी यातनाएं अमानवीय यातनाएं दी जा सकती थी उस इमरजेंसी के काल में दी थी। उसको कहते हैं तानाशाही। आज जो उस समय को फिर याद करना चाहते हैं और राहुल इज इंडिया, इंडिया इज राहुल कहना चाहते हैं, तो नीरज जी मैं आपको सलाह देता हूं कि भजन के करो ईश्वर का, लेकिन जो आपने नए नए आराध्य देव हैं जो राहुल देव, वो न तो जनता स्वीकार करती, न ये शासन प्रशासन स्वीकार करेगा, न देश का कानून स्वीकार करेगा कि आप राहुल की स्तुति के लिए रोड पर बैठकर उनके नाम का कोई चालीसा पढ़ेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना है या आपको भजन कीर्तन करने हैं तो उसके लिए समय और स्थान निश्चित होता है। आम व्यक्ति के और पुलिस के साये में करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीरज शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का जो सियासी बवाल है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर घुसकर कांग्रेस नेताओं के साथ जबरन मारपीट कर रही है और उन्हें घसीट करके ले जा रही है। रवि चंदेल जी हमारे साथ बने हुए लगातार। रवि चंदेल, अब तो ऐसी भी बातें कह दी गई, आपने भी सुना होगा, नीरज शर्मा कह रहे थे कि मुगल काल अंग्रेजों के शासन के दौरान ऐसी तानाशाही नहीं हुई जैसी आज हो रही है। इमरजेंसी भी देश ने देखा है। क्या ये वाकई में तानाशाही लगती है या किसी और तरह की कोई और बात? अगर पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, तमाम लोग इस ईडी की जद में आते हैं। अब तक ईडी ने 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, 3000 से ज्यादा मामलों में पूछताछ की है। तो क्या ये अकेला एक ऐसा मामला है राहुल गांधी का जिसमें इतनी बौखलाहट? देखिए विवेक, जिस तरीके से इस पूरे मामले को जो है वो भोजन और भजन से जोड़ा जा रहा है, हालांकि बहुत से ऐसे कांग्रेस के भी विधायक है और बीजेपी के भी विधायक है जिनको इस पूरे मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये मामला 2008 में उभरा था और 2012 का ये मामला है और अब 10 साल के बाद एक बार फिर से ये मामला जो है वो उजागर हुआ है। कोई भी विधायक जो है वो इस मामले की जानकारी के बिना जो है वो अपने अपने स्तर पर मामले को घुमाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है। भजन और भोजन से इन्हें जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये मामला जो है एक लीगल प्रोसेस के तहत ये मामला है कि ईडी द्वारा पूछताछ के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बुलाया जाता है। तो उनके साथ जो पूछताछ है, उस पूरी पूछताछ के बाद जो है जो निर्णायक फैसले होंगे, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स जो ईडी के हाथ लगेंगे उसके आधार पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही कि उनके वरिष्ठ नेता को ईडी जो है वो पूछताछ के लिए बार बार बुला रही है। हालांकि 2015 और 2016 की अगर हम बात करें तो उस टाइम भी जो है राहुल गांधी को जमानत दी गई थी, तो इस पूरे मामले को खारिज नहीं किया गया था। और ये मामला 2012 में आया था जब मोदी सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आई थी। तो ऐसे में जबरन जो है इस मामले को अलग दिशा जो है वो दी जा रही है। तो दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी ऐसे बहुत से विधायक हैं, मंत्री हैं जिनको मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन बिल्कुल रवि चंदेल, मैं रोकना चाहूंगा, वक्त की बहुत कमी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस का सियासी बवाल जारी है, कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरकर, कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयान करती हैं। बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यसभा चुनाव के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में टेक्निकल गलती का हर्जाना आज कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस को उदयपुर में हुए चिंतन शिविर का भी लाभ नहीं मिला। कांग्रेस को और गहन चिंतन करने की जरूरत है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने के जेजेपी में शामिल, तो आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी में शामिल होने के ऑफर पर कुलदीप बिश्नोई ने साफ इनकार भी कर दिया है। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ होगी कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। बड़ा अच्छा टीम वर्क था और मेरा ये मानना है कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हमने फुलफिल किया। उसके साथ दो अन्य पार्टियों का हमें समर्थन मिला और कुलदीप जी का भी समर्थन मिला और 29 का मैजिक नंबर था, हम उसको ले पाए और नतीजा हमारे पक्ष में आया। चुनौती थी
चुनौती तो हर चुनाव में होती है, तो छोटा हो बड़ा हो, और राज्यसभा तो बड़ा टेक्निकल चुनाव है और मुझे लगता है उस टेक्निकल चुनाव की गलती का हर्जाना आज कांग्रेस भुगत रही है। वहीं चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा की सभी नगर परिषद और नगर पालिका के क्षेत्र को साफ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाकर देश के नंबर 1 शहरों में शामिल करवाना, साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांव, कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाना, उन्हें मूलभूत सुविधाएं देकर और सुदृढ़ बनाना शामिल है। वहीं इस दौरान पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर और करनाल के मेयर भी मौजूद रहे। तो निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे। वो गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का ये संकल्प पत्र, और इसमें कई बड़े घोषणाएं की गई हैं, ऐलान किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो आपको बता दें कि शहर में साफ सफाई का मुद्दा हो, स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का मुद्दा हो हरियाणा को, इन सभी मुद्दों को लेकर के बीजेपी का ये संकल्प पत्र बनाया गया है। वहीं प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव होना है, जिसके लिए प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौल से निर्दलीय उम्मीदवार ममता शर्मा ने भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। लोहा और अनाज मंडी में व्यापारियों से मुलाकात कर पक्ष में वोट देने की अपील भी की। वहीं ममता शर्मा ने गौर करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज हमने मंडी में डोर टू डोर किया। यहाँ के सभी व्यापारियों ने जो है मुझे अपना पूरा सहयोग दिया और लड्डुओं से तोला। जैसा कि अब सबको पता चल गया है कि इनकी सरकार ने खुद ही ये अपने भाषण में कहा कि पिछले 5 सालों से जो है भ्रष्टाचार जो है बड़ी तेजी से बढ़ा। तो अब जनता को ये फैसला करना है कि आने वाले 5 सालों में वो किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, कि वह भ्रष्टाचार ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे या पिछले ही प्रत्याशियों की तरफ अपना ध्यान देंगे। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सदर बाजार के व्यस्त सोना चौक का है, जहां एक चोर एक व्यक्ति का बैग उठाकर रफूचक्कर हो गया। पीड़ित व्यक्ति की माने तो बैग में कीमती सामान के साथ ही नकदी भी रखी हुई थी, जिस पर व्यक्ति का बैग उठाकर यह चोर फरार हुआ था। उसको पीड़ित व्यक्ति ने सड़क के दूसरे छोर पर पकड़ लिया। वहीं जांच में बैग में रखी नकदी कुछ कम मिलने पर दुकानदार ने उसे पेड़ से बांध दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो मैं पीछे साइड में गया तो वहाँ पे ये नहीं मिला, तो मैं इधर आ गया तो नहीं मिले। सामने भाई ने पकड़ लिया था, तो ये बैग अपना एक्सचेंज कर रहा था, उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा कैश वगैरह, उसकी वजह से चोरी है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, अभी इन्फॉर्म नहीं किया। करना चाहिए। हाँ, कर देंगे, कर रहे हैं। इसका एक दूसरा साथी है, एक्चुअली में उसकी वेट कर रहे हैं, कह रहा है मैं बुला रहा हूँ, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।